गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कराया था और उस रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक नई क्वांटिटी हमारे सामने निकल के आई थी जिसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ही एक नई चीज पढ़ी जिसको हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ। और वो स्नेल्स लॉ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। उसी रिलेशन का हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ है हमारे पास n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r दैट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ये हमने पढ़ा था। इसको हम स्नेल्स लॉ का नाम देते हैं। यहां पे अब जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा। तो यहां पे हम वेलोसिटी को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये कल हमने देखा था। हम फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी को v1 नाम देते हैं, सेकंड की वेलोसिटी को v2। ये v1 और v2 इसीलिए नाम दिया था क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग अलग अलग मीडियम्स में स्पीड अलग अलग होती है। अगर एक ही स्पीड होती तो हम v दे देते, 1 और 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसी के साथ साथ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। अब वेवलेंथ कैसे चेंज होगा वो हमें देखना है। सो आप यहां पे वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। वेवलेंथ इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल होता है लैम्बडा, कुछ उल्टा वाई जैसा होता है। ये इस लैम्बडा से हम डिनोट करेंगे। यहां पे इस वेलोसिटी, लैम्बडा और एक क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में एक रिलेशन होती है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज। अब यहां इन तीनों में ये ध्यान रखिए, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करती है लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक एक प्रॉपर्टी है सोर्स की। जो सोर्स हमने लाइट का लगाया है उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी। अब लाइट चाहे एयर में जाए चाहे वाटर में जाए, भले ही मीडियम चेंज करे, लेकिन सोर्स तो हमने एक ही रखा था। जब एयर में चल रही थी तब भी सोर्स वही था और वाटर में चल रही थी तब भी सोर्स वही था। तो यहां पे सोर्स हमने नहीं बदला और सोर्स अगर नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स और प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट हमने नहीं बदला तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी लाइट की चेंज नहीं होगी। इसी कारण से इसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है। उसके बाद वेवलेंथ और वेलोसिटी ये दोनों चेंज होते हैं क्योंकि ये दोनों
सोर्स के प्रॉपर्टी नहीं होती, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें से लाइट चल रही है। तो वहां मीडियम चेंज होता है तो ये दोनों भी चेंज होंगी, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ये दोनों चेंज होंगे मीडियम चेंज होने पे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये सोर्स की प्रॉपर्टी है और ये है मीडियम की प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखिए। अब इस चेंज को हम कैसे दिखाएंगे वो आप देखिए। क्या मैं यहां से v की वैल्यू निकाल के न्यू लैम्बडा पुट कर सकता हूं? ये वेलोसिटी आ गई है किसी भी मीडियम में। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये इंटरफेस हो गई। यहां से लाइट आएगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉ कराया, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी। मान लो ये रेयर था, ये डेंसर है, तो यहां बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इस फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी v2। लेकिन फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी और सेकंड में भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है और साथ में वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ मान लो λ1, सेकंड में नाम दे दिया λ2। यहां अब आप v1 की वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जब हम v1 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 हमारे पास आएगा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा था, v1 लिखेंगे तो आएगा न्यू λ1, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यहां हमने न्यू फ्रीक्वेंसी ली है। तो ये तो आ गई है फर्स्ट मीडियम के लिए। सेकंड मीडियम के लिए लिखिए, सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी न्यू ही है, लेकिन वेवलेंथ है λ2, तो हमने ये लिखा। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसमें हमें मिलेगा वी गेट n2 n1 इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r, दैट इज इक्वल्स टू v1 v2 की वैल्यू पुट करेंगे, न्यू λ1 न्यू λ2, और ये वैल्यू हमने किसकी पुट की थी? v1 अपॉन v2 की। ये हमारे पास अब कंडीशन आ गई है। तो इसको हम लिखते यहां, मैं एक बार फोन देख लेता हूं, बंद तो नहीं हो गया है। ऐसा कई बार होता है कि फोन बीच में बंद हो जाता है। चलो, चल तो रहा है। सो यहां पे हमें मिला n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 और साथ में λ1 अपॉन λ2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब यहां से हम देख के बता पाएंगे कि वेवलेंथ चेंज तो होगा, चेंज होने का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। कहां इंक्रीज करेगा, कहां डिक्रीज करेगा? आप देखिए n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, पहले इसमें देखिए, और चलो ये भी लिख लो λ1 अपॉन λ2। ये v1 रेयर मीडियम की है, v2 डेंसर मीडियम की है। तो आप बताइए मुझे कि स्पीड कहां ज्यादा होगी, रेयर या डेंसर में? कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। ऑब्वियसली रेयर मीडियम की स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम की स्पीड कम होगी। अब यहां पे आप देखिए, जब v1 यहां पे बड़ी है और v2 यहां पे छोटी है, v2 सेकंड मीडियम में है, v1 फर्स्ट मीडियम में। n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड वालों को रिलेट कराओ, 1 वालों को रिलेट कराओ। अगर सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कम है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, n
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लेकिन यहां देखिए v1 ज्यादा है तो n1 कम होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम। ये इनवर्सली की कंडीशन हो गई है। अब अगर आपसे दो वेलोसिटीज दे दी जाएं अलग अलग मीडियम में, कोई आपसे ये कह दे, ये छोटी छोटी चीजें ही, इनको ध्यान रखिए। अगर आपसे कह दे कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड है 3 इंटू, या ये मान लो 300 मीटर पर सेकंड, ये मान लो, और V2 में है 1000 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट मीडियम में, ये सेकंड मीडियम में। इस स्पीड को देखकर आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या सेकंड का। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नाम दे दिया जाए, सेकंड का n2। आप मुझे बताइए n1 ग्रेटर देन n2, सेकंड ऑप्शन n1 लेस देन n2, थर्ड ऑप्शन n1 इक्वल्स टू n2, एंड थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपको वेलोसिटी दे रखी है सिर्फ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहां देखिए आप रिलेशन निकाली थी, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहां वेलोसिटी, क्या बता दिया मैंने, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज्यादा तो दूसरा कम, इनवर्सली का मतलब ये होता है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जहां वेलोसिटी कम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। दोनों में से वेलोसिटी कहां ज्यादा, v2 इज मोर देन v1। इसका मतलब यहां पे v2 इज मोर देन v1। जो ज्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। ज्यादा है v2 तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 कम आएगा n1 से। तो हमारे पास ये आ गया है, और ये ऑप्शन है सेकंड। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां तो हमने वेलोसिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा। अब बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ की। सो n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। इनमें क्या रिलेशन है, सेकंड मीडियम को देखिए, यहां भी वेलोसिटी की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड मीडियम की चीज ऊपर है यहां तो, और यहां नीचे है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम चीज वेलोसिटी के लिए भी थी। सो अब की बार हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और यहां लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आप देख लीजिए, यहां भी फर्स्ट है और यहां भी फर्स्ट, दोनों न्यूमरेटर, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां दोनों डिनोमिनेटर तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली तब होता जब एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां दोनों फर्स्ट मीडियम की चीजें न्यूमरेटर में है और सेकंड मीडियम की क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां तो हमने वेलोसिटी को देखकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, अगर वेवलेंथ दे दिया जाए तो कहां होगा। या ये मान लो कि अब की बार हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। सपोज कर लो कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5। बताइए कि किस मीडियम में जाने पे लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है और किस में कम रहेगा। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हुए वेवलेंथ बताना है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां वेवलेंथ कम होगा। दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा, सेकंड मीडियम का। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट मीडियम।
लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये ज्यादा तो वेवलेंथ कम रहेगा। तो सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा था, लेकिन वेवलेंथ लाइट का कम होगा, फर्स्ट मीडियम में ज्यादा होगा। तो यहां से आपने देख लिया कि किस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर वेवलेंथ बता सकते हैं। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम कौन सा है। यहां इन दोनों में से आप मुझे बताइए कि कौन सा रेयरर का काम करेगा, कौन सा डेंसर का। भाई डेंसर मीडियम में स्पीड लाइट की कम होती है, रेयरर में ज्यादा होती है। तो जहां स्पीड कम, वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर मीडियम का कहलाएगा, और जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा, वहां पे इस कह लीजिए आप कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेयरर मीडियम का होगा। आप देखिए यहां पे आपने देखा कि सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी जहां ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है रेयरर मीडियम में, डेंसर में कम। तो V2 मतलब सेकंड मीडियम रेयरर हो गया है और फर्स्ट मीडियम डेंसर हो गया है। अब फर्स्ट मीडियम डेंसर सेकंड रेयरर, यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का ज्यादा या सेकंड का, फर्स्ट का ज्यादा, और फर्स्ट कौन सा है, डेंसर, सेकंड कौन सा है, रेयरर। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम is larger than rarer medium। रेयरर मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का होगा। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर बता पाएंगे कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो बनेगा डेंसर, और दूसरा फिर बनेगा रेयरर। ये डेंसर किसके कंपैरिजन में है, फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। ये रेयरर किसके कंपैरिजन में है, सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में। सो ये आपका, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से आप इनको समझ लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका होता है, रेयरर मीडियम का। जहां वेलोसिटी कम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इनवर्सली है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, डेंसर मीडियम का। वेवलेंथ की बात करें तो उसमें भी ऐसी ही कंडीशन है। यह था आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। अब आगे है कि रिफ्रैक्शन में लाइट अपना पाथ भी चेंज करती है और मीडियम भी चेंज करती है। लेकिन यहां पे आप देखिए, मान लो कि आपके पास ये एक इंटरफेस हो गई है, ये एक इंटरफेस, इस इंटरफेस पे एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। इस पॉइंट पे यहां मान लो रेयरर है और यहां मान लो डेंसर है। जब इस पॉइंट से अंदर की तरफ आएगी तो हमें देखना है बेंड किस तरफ होगी। बेंड होगी तो ही रिफ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता ही है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। क्या नॉर्मल इसी के अलोंग नहीं आएगा, इस इंसिडेंट रे के अलोंग ही नॉर्मल होगा।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव n2। यहां जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पे 0, क्योंकि दोनों अलोंग है, एक सेम लाइन के साथ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आ गया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, कहां से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, n2 साइन आर n1 साइन आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो n2 साइन आर n1 साइन 0 डिग्री। साइन 0 होता है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, इसका मतलब n2 साइन r इक्वल्स टू 0। n2 को इस तरफ लेके जाओगे तो बनेगा साइन r इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहां से r कितना आ गया है, साइन 0 कब होता है, ये 0 डिग्री नहीं है, खाली 0। साइन 0 कब होता है, 0 एंगल पे, 0 डिग्री पे साइन 0 होता है। तो यहां r की कितनी वैल्यू मैं पुट करूं, क्या मैं इस 0 की जगह ये लिख दूं साइन 0, चलो ये मान लो 0 डिग्री, ये हो गया, सब बराबर हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट, r इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब लाइट जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से नीचे की तरफ आएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यहां तो बेंडिंग हुई ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, तो यहां हम इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन, ये नो रिफ्रैक्शन के हमारे पास यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसकी ये कंडीशन है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की ये है कि जब यहां से यहां पे आएगी तो मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड तो चेंज होगी ना, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी होती है स्पीड और वेवलेंथ। तो मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होंगे। मैंने कल रिफ्रैक्शन का कोज बताया था, कारण बताया था कि अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है और उसी के कारण से लाइट बेंड होती है और हमारे पास रिफ्रैक्शन आता है। लेकिन यहां अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी तो अलग अलग है, लेकिन लाइट बेंड तो हुई नहीं और रिफ्रैक्शन भी नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वेलोसिटी का चेंज रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन के लिए। ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप देखना, सर्च करना, आजकल गूगल वगैरह आप बहुत यूज करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्शन फिनोमिना। लेकिन इसको भी ध्यान रखिए कि यहां तो वेलोसिटी चेंज हुई लेकिन रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ, तो फिर कैसे ये बात बनेगी। सो ये था हमारा कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। अब बात करें हम, ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, इनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका, कहता है ये एन रिप्रेजेंट करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो Ng इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको गिलास में स्पीड बतानी है कितनी आएगी। क्या आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब की बार मीडियम है ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला बन गया है। यहां से आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें मिलेगा Vg इक्वल्स टू Ng इंटू सी।
Vg इक्वल्स टू Ng की वैल्यू है 1.65 इंटू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कांस्टेंट है वैक्यूम में, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए यहां पे। इसे सोल्व करोगे तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सेकंड है। बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, that is equals to 1.5। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में है 1.5। बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना बनेगा, आपको यह बताना है। मतलब इससे अपोजिट कर दिया हमने, यहां पहले G था फिर A, यहां A पहले है G है बाद में, ये अपोजिट कर दिया है तो इसको भी अपोजिट कर दो। और अपोजिट करने का मतलब कल आपने देखा था कि यहां पे हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये कंडीशन होती है। आपके पास एक मीडियम है NGA, सेकंड चाहते हैं NAG, बस यही तो करना है। NAG को ऊपर ले आओ, 1 अपॉन NGA, NGA की वैल्यू है 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.65। भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। ये फ्लिंट ग्लास है, सो फ्लिंट ग्लास का 1.65। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए अब तक तो मैं ऐसे लिखता हुआ आया हूं ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब की बार लिख दिया कुछ इस तरह से। इसका मतलब भी यही है, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब ये जो तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम कुछ अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये लिखने के तरीके हैं अलग अलग, इनको भी आप ध्यान रखिए। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता N21 को, हम ये नहीं लिखते हैं N2/N1, बस यहां भी वही करना है। यहां हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, आगे है ग्लास, तो ऊपर लिखेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, नीचे है वाटर, ये लिखना है। अगर इन दोनों की वैल्यू पता हो तो ये हमें मिल जाएगा कि नहीं? इन दोनों की वैल्यू पता ही है, ग्लास की है 1.65 और वाटर की है 4/3, तो 4/3 नीचे था ऊपर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है रे ऑफ लाइट passes from air to glass at angle of incidence 60 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है, मतलब ये एक इंटरफेस हो गई, इस इंटरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, और कहां से आ रही है? एयर में से। ऊपर एयर मीडियम है, नीचे है ग्लास, एयर में से ग्लास में मूव करेगी। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 60 डिग्री। फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले तो एयर रेयर, ग्लास डेंसर, तो रेयर टू डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। स्नेल्स लॉ यूज करिए। स्नेल्स लॉ होता है, ये होता है
N2 अपॉन N1 साइन I अपॉन साइन R। N2 की जगह यहां सेकंड मीडियम है, यहां सेकंड मीडियम कौन है? ग्लास, तो N2 की जगह लिखिए Ng। फर्स्ट मीडियम कौन है? एयर, तो लिखिए Na इक्वल्स टू साइन I कितना है? 60 डिग्री अपॉन साइन R की वैल्यू निकालनी है। यहां जो ग्लास बोल रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो होगा। अगर एयर को छोड़ के और किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में है तो हम लिखते हैं हमेशा जैसे यहां लिखा, यहां एयर के रेस्पेक्ट में नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे या एयर को छोड़ के किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो वो मीडियम आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन जब एयर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम एयर को छोड़ देते हैं। मतलब जैसे यहां लिखा है, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन एयर को लिखिए या ना लिखिए कोई मैटर नहीं है। तो यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बता रखा है वो एयर के रेस्पेक्ट में है, मतलब NGA एंड दैट इज इक्वल्स टू Ng अपॉन Na। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए या ऐसे कराइए, साइन R इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू आएगी आपके पास √3 अपॉन 2 और साथ में नीचे ये आएगा 1.5। इसे सोल्व करोगे तो साइन R या R की वैल्यू निकलेगी। R की वैल्यू कैसे निकालोगे? R को एक तरफ रखो, साइन को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 इंटू 1.5, दिस इज द एंगल। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है। इस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने बात बताई थी उसी के ऊपर बेस्ड है। कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से वाटर में आ रहा है। व्हाट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। आपको ये सब चीजें बतानी है। मान लो लाइट आ रही है एयर से वाटर में, यहां है एयर और यहां है वाटर। इंसिडेंट लाइट एयर से वाटर, एयर रेयर बनेगा किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के कंपैरिजन में एयर रेयर है, तो एयर रेयर बन गया और वाटर डेंसर। लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज द एंगल R, दिस इज एंगल I। ये जो वेवलेंथ दे रखा है ये फर्स्ट मीडियम का है, एयर का है, और इसकी वैल्यू है 589 नैनोमीटर। आपको इसमें वाटर में वेवलेंथ बतानी है। आपको अभी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। अगर ये दोनों वैल्यू पता हो तो λ1 तो पता ही है, तो आप λ2 की वैल्यू मतलब वाटर में निकाल पाएंगे। यहां मीडियम 2 की जगह हम लिखेंगे वाटर, NW अपॉन N, फर्स्ट मीडियम है एयर, इक्वल्स टू फर्स्ट मीडियम एयर अपॉन लैम्बडा वाटर। यहां नीचे मैंने लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 4/3। यहां केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है, ये नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट में। तो आप मान के चलेंगे कि यहां एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और यही तो हमें चाहिए था। NW अपॉन NA की वैल्यू है 4/3, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 4/3 इक्वल्स टू लैम्बडा A कितनी वैल्यू है? 589 नैनोमीटर। नैनो को हटाओगे तो बनेगा 10⁻⁻9 मीटर अपॉन लैम्बडा W, मतलब वेवलेंथ ऑफ वाटर।
लैम्बडा डब्ल्यू इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 589 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 4 × 3 मीटर। ये आपके पास वेवलेंथ ऑफ वाटर आ गया है। वाटर में जब रिफ्रैक्टिव या वाटर में जब लाइट जाएगी तो उसका वेवलेंथ इतना होगा। आप इसे सोल्व करा दीजिए, ये 3 इसके आगे लिख लो। तो वेवलेंथ हमने निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा होता है। फर्स्ट मीडियम में भी उतनी ही है, सेकंड में भी उतनी ही है। फर्स्ट मीडियम में एयर है, एयर में लाइट की स्पीड लगभग उतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए या वेवलेंथ? अगर इस इंटरफेस से ऊपर वाले के केस में, मतलब फर्स्ट मीडियम में निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सेकंड में, सेम मिलेगी। लेकिन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए या वेवलेंथ? जब आप फर्स्ट मीडियम के लिए मान के चलेंगे तो यहां वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम की और वेवलेंथ भी फर्स्ट मीडियम का। सेकंड के लिए निकालोगे तो वेलोसिटी सेकंड की, वेवलेंथ भी सेकंड का। और आप पाएंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी सेकंड में आई उतनी ही फर्स्ट में आएगी। तो कोई से के भी निकाल लो। फर्स्ट के लिए हमें ये दोनों वैल्यू पता है, v1 भी पता है, λ1 भी। v1 की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन λ1 की वैल्यू दे ही रखी है 589 × 10⁻³ मीटर। ये फ्रीक्वेंसी आएगी। मैथमेटिकली स्टेप्स में छोड़ रहा हूं, वो आप खुद सोल्व करेंगे। लास्ट में है स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे? क्या आपने स्नेल्स लॉ में ये नहीं पढ़ रखा? n2/n1 v1/v2। v1 इंसिडेंट लाइट की स्पीड है, v2 रिफ्रैक्टेड की स्पीड है। v2 की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, v1/n2/n1। इस n2/n1 की वैल्यू है, मतलब यहां n2 की जगह वाटर आएगा, 1 की जगह एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। यहां चलो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यहां हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। सेकेंड है वाटर, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये वैल्यू आप पुट कर दो, 3 × 10⁸। इसकी वैल्यू है 4/3। 3 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 9। ये आपके पास रिफ्रैक्टेड लाइट या ये कह लो वाटर में लाइट की स्पीड आ गई है। ये हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इनको करिए। ये जो चीज हमने बताई है स्नेल्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, सो इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।